दोस्तों, सामान्य अध्ययन वस्तुनिष्ठ प्रश्न संग्रह में आज की वीडियो में हम सॉल्व करेंगे एनसीईआरटी आधारित भारतीय अर्थव्यवस्था के महत्वपूर्ण प्रश्नों का भाग 9, जो आपके आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी तथा महत्वपूर्ण है। दोस्तों, इस वीडियो में हम राजकोषीय नीति एवं बजट तथा भुगतान संतुलन से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले राजकोषीय नीति और बजट से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखते हैं। दोस्तों देखिए, पहला प्रश्न है कि राजकोषीय नीति यानी फिस्कल पॉलिसी किससे संबंधित है, आपको बताना है। ऑप्शन है मौद्रिक नीति से, बैंकिंग व्यवस्था से, आर्थिक प्रगति योजना से, या फिर सरकार की प्राप्तियों और व्यय से। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? सही उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी, सरकार की प्राप्तियों और व्यय से राजकोषीय नीति यानी फिस्कल पॉलिसी का संबंध है। दोस्तों, राजकोषीय नीति सरकार यानी केंद्र और राज्य दोनों की आय और व्यय संबंधी रणनीतियों को कहते हैं और इसके माध्यम से सरकार अपने राजकोष का प्रबंध करती है ताकि आर्थिक व्यवस्था एवं सरकार की सामान्य कार्यप्रणाली को सुचारू रूप से चलाया जा सके। अगला प्रश्न है दोस्तों, देखिए, भारत का आर्थिक सर्वेक्षण या इकोनॉमिक सर्वे कौन प्रकाशित करता है? देखिए, ऑप्शन है आपके सांख्यिकी विभाग, सीएसओ, वित्त मंत्रालय या आर्थिक मामलों का विभाग। तो सही उत्तर ऑप्शन सी, वित्त मंत्रालय दोस्तों भारत का आर्थिक सर्वेक्षण प्रकाशित करता है। देखिए, आर्थिक सर्वेक्षण का प्रकाशन वित्त मंत्रालय के द्वारा किया जाता है और यह वित्त मंत्रालय के मुख्य आर्थिक सलाहकार के दिशा निर्देशन में तैयार किया जाता है। और आर्थिक सर्वेक्षण वह दस्तावेज है जो विगत वर्ष में आर्थिक विकास के क्षेत्र में प्राप्त उपलब्धियों और भविष्य की योजनाओं और रणनीति का प्रारूप तैयार करता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, बजट एक लेखपत्र है किसका? तो सही उत्तर है ऑप्शन सी, सरकार की राजकोषीय नीति का एक लेखपत्र होता है बजट। और बजट सरकार की राजकोषीय नीति से संबंधित होता है। बजट प्रत्येक वित्तीय वर्ष यानी 1 अप्रैल से 31 मार्च के लिए सरकार की प्राप्तियों और व्ययों का विवरण होता है। और दोस्तों, बजट जिसको संविधान में वार्षिक वित्तीय विवरण कहा गया है, संविधान के अनुच्छेद 112 से संबंधित है। अगला प्रश्न है, केंद्र और राज्यों के मध्य वित्त का बंटवारा किया जाता है किसके आधार पर? तो आप जानते हैं दोस्तों, केंद्र और राज्यों के मध्य वित्त का बंटवारा वित्त आयोग की अनुशंसा पर या वित्त आयोग की सिफारिशों पर किया जाता है। और आप जानते हैं, प्रत्येक 5वें वर्ष पर राष्ट्रपति के आदेश द्वारा वित्त आयोग का गठन किया जाता है और संविधान के अनुच्छेद 280 दोस्तों आर्टिकल 280 में वित्त आयोग के गठन का प्रावधान किया गया है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है कि राजस्व प्राप्तियां सरकार की परिसंपत्ति देयता की स्थिति को प्रभावित करती हैं। देखिए, और दूसरा है कि पूंजीगत प्राप्तियों का उच्च स्तर अर्थव्यवस्था की कमजोर वित्तीय स्थिति को प्रकट करता है। तो उपर्युक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो सही उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, ऑप्शन जो कथन 1 और 2 दोनों सही हैं। दोस्तों, राजस्व प्राप्तियां क्या होती हैं? तो ये प्राप्तियां सरकार की परिसंपत्ति देयता की स्थिति को प्रभावित नहीं करती हैं और ये भावी पीढ़ी के लिए कोई भार उत्पन्न नहीं करती हैं। और पूंजीगत प्राप्तियां जो होती हैं, इसमें देखिए कहा गया है कि ये सरकार की परिसंपत्ति देयता की स्थिति को प्रभावित करती हैं। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि कथन केवल 2, यहां पर देखिए ऑप्शन सी नहीं दोस्तों, ये केवल कथन 2 आपका सही हो जाएगा, केवल ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा, क्योंकि राजस्व प्राप्तियां सरकार की परिसंपत्ति देयता की स्थिति को प्रभावित नहीं करती हैं, जबकि पूंजीगत प्राप्तियों का उच्च स्तर अर्थव्यवस्था की कमजोर वित्तीय स्थिति को प्रकट करता है। तो एक बार फिर से कंफर्म कर देते हैं, दोनों कथनों में केवल कथन 2 सही है और ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत में निम्न में से कौन राजकोषीय नीति का निर्धारण करता है? आपको बताना है। नीति आयोग, वित्त आयोग, वित्त मंत्रालय या भारतीय रिजर्व बैंक? तो सही उत्तर है ऑप्शन सी, वित्त मंत्रालय। दोस्तों, भारत सरकार द्वारा राजस्व संग्रह यानी आय और सार्वजनिक व्यय के उचित नियमन के माध्यम से अर्थव्यवस्था को वांछित स्वरूप प्रदान करने की जो राजकोषीय नीति है, उसको देखिए दोस्तों राजकोषीय नीति कहा जाता है। और भारत में राजकोषीय नीति का निर्धारण केंद्र सरकार के वित्त मंत्रालय यानी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस द्वारा किया जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रस्तावों में से किसका संबंध संघीय बजट से है? ऑप्शन है निंदा प्रस्ताव, ध्यानाकर्षण प्रस्ताव, कटौती प्रस्ताव या स्थगन प्रस्ताव। तो सही उत्तर है ऑप्शन सी, कटौती प्रस्ताव यानी कट मोशन। दोस्तों, कटौती प्रस्ताव यानी कट मोशन का संबंध संघीय बजट से है और जिस प्रस्ताव के द्वारा सरकार या उसके किसी विभाग द्वारा धन के लिए प्रस्तावित मांग में विपक्ष द्वारा कमी का प्रस्ताव लाया जाता है। इसके अलावा ध्यानाकर्षण और स्थगन प्रस्ताव किसी व्यापक लोक महत्व के विषय पर चर्चा के लिए लाए जाते हैं।
अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत में घाटे की वित्त व्यवस्था किस उद्देश्य से उपयोग की जाती है, आपको बताना है। ऑप्शन है आर्थिक विकास के प्रोत्साहन के लिए, सार्वजनिक ऋण को चुकाने के लिए, भुगतान शेष का समायोजन करने के लिए, या विदेशी ऋण को कम करने के लिए। तो सही उत्तर है ऑप्शन ए, आपका सही उत्तर हो जाएगा। भारत जैसे देश में घाटे की वित्त व्यवस्था का प्रमुख उद्देश्य आर्थिक विकास को प्रोत्साहन देना होता है, और घाटे की वित्त व्यवस्था के द्वारा भारत सरकार के लोक व्यय को बढ़ावा देती है, जिससे कि आर्थिक गतिविधियों को जो है बल मिलता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत सरकार की राजकोषीय नीति का निम्न में से कौन सा उद्देश्य नहीं है। ऑप्शन है आपका पूर्ण रोजगार, मूल्य स्थिरता, अंतर्राज्यीय व्यापार का नियमन, या धन और आय का न्यायोचित वितरण। तो सही उत्तर है, उद्देश्य जो है भारत की राजकोषीय नीति का जो है अंतर्राज्यीय व्यापार का नियमन। देखिए ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। भारत सरकार की राजकोषीय नीति का उद्देश्य नहीं है कि अंतर्राज्यीय व्यापार का नियमन किया जाए, क्योंकि राष्ट्रीय आय, उत्पादन और रोजगार के संबंध में वांछित प्रभावों की प्राप्ति के लिए आय और व्यय की सरकार द्वारा प्रयुक्त कार्य योजना राजकोषीय नीति कहलाती है। और राजकोषीय नीति में पूर्ण रोजगार, मूल्य स्थिरता, धन और आय का न्यायोचित वितरण शामिल है। इसमें अंतर्राज्यीय व्यापार का नियमन शामिल नहीं है। अगला प्रश्न है, देखिए निम्नलिखित में से कौन सा एक राजकोषीय नीति का भाग है। ऑप्शन है उत्पादन नीति, करारोपण, विदेश नीति, या फिर ब्याज दर नीति। तो सही उत्तर है करारोपण यानी टैक्सेशन। दोस्तों सार्वजनिक सार्वजनिक व्यय और सार्वजनिक ऋण सरकार द्वारा जनता से लिया जाता है, और राजकोषीय नीति के 3 महत्वपूर्ण भाग हैं, सार्वजनिक व्यय, करारोपण और सार्वजनिक ऋण तथा हीनार्थ प्रबंधन। तो देखिए इनमें से उत्पादन नीति, करारोपण, विदेश नीति और ब्याज दर नीति में से करारोपण जो है ये राजकोषीय नीति का प्रमुख भाग है। अगला प्रश्न है दोस्तों, संघीय बजट में राजकोषीय घाटे का अर्थ क्या होता है। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, संघीय बजट में राजकोषीय घाटे का अर्थ होता है बजट घाटा और आंतरिक तथा बाह्य ऋणों के निबल वृद्धि का योग। इसको राजकोषीय घाटा की संज्ञा दी जाती है। दोस्तों इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं, संघीय बजट में राजकोषीय घाटे का अर्थ क्या होता है। तो ये कुल व्यय यानी राजस्व और पूंजीगत व्यय जो होता है दोस्तों, यहां पर आप समझ सकते हैं। देखिए राजस्व और पूंजीगत व्यय जो है कुल प्राप्तियां राजस्व और पूंजीगत प्राप्तियों पर आधिक्य से होता है, और इसको 1 अप्रैल 1997 को सुखमय चक्रवर्ती समिति की अनुशंसाओं पर लागू किया गया था। अगला प्रश्न है दोस्तों, राजस्व घाटे की अपेक्षा राजकोषीय घाटा सदैव होता है अधिक, कम, समान या उपरोक्त सभी। तो सही उत्तर है राजस्व घाटे की अपेक्षा राजकोषीय घाटा सदैव अधिक होता है। देखिए ऑप्शन ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों बजट घाटा किसको कहते हैं, तो कुल खर्चों का कुल प्राप्तियों पर आधिक्य जो है इसको बजट का घाटा कहते हैं, जबकि कुल प्राप्तियों में पूंजीगत प्राप्तियों के अंतर्गत बाजार से उधार और अन्य देयताएं भी शामिल होती हैं। इसके अलावा देख सकते हैं दोस्तों, राजस्व घाटा राजस्व प्राप्तियों की अपेक्षा राजस्व खर्च का आधिक्य होता है, और चालू खाता व्यापार शेष और विदेशों से निबल कारक आय और विदेशों से एक पक्षीय अंतरण होता है। यदि यह ऋणात्मक है तो यह चालू खाता घाटा होता है, और धनात्मक होने पर चालू खाता आधिक्य होता है। तो दोस्तों राजस्व घाटे की अपेक्षा राजकोषीय घाटा हमेशा अधिक होता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, सार्वजनिक क्षेत्र में विनिवेश को कहा जाता है। ऑप्शन है उदारीकरण, वैश्वीकरण, औद्योगिकरण या निजीकरण। तो सही उत्तर है ऑप्शन डी, निजीकरण। देखिए दोस्तों ऑप्शन डी इसका इसलिए होगा क्योंकि विनिवेश स्वामित्व हस्तांतरण की एक प्रक्रिया है, और सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में विनिवेश को निजीकरण कहते हैं। और निजीकरण या प्राइवेटाइजेशन वह प्रक्रिया है जिसमें सरकार सार्वजनिक उपक्रमों के स्वामित्व को निजी व्यवसायी या उद्यमी को बेचती है, और विनिवेश द्वारा प्राप्त पूंजी को राष्ट्रीय निवेश कोष में रखा जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत सरकार के बजट में जो है कुल प्राप्ति और कुल व्यय के अंतर को क्या कहा जाता है। तो आप जानते हैं भारत सरकार के बजट में कुल प्राप्ति और कुल व्यय के अंतर को बजट घाटा कहते हैं। और दोस्तों इसके अंतर्गत गैर ऋण प्राप्तियां जो प्राथमिक व्यय और ऋण व्यय यानी द्वितीयक व्यय शामिल होते हैं। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि भारत सरकार के बजट में कुल प्राप्ति और कुल व्यय को के अंतर को बजट घाटा कहते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत सरकार के बजट आंकड़ों में राजकोषीय घाटा क्या होता है। तो यहां पर देखिए राजकोषीय घाटा कुल व्यय माइनस प्राथमिक प्राप्तियां जिसमें गैर ऋण प्राप्तियां शामिल हैं। ऑप्शन डी आपका सही उत्तर हो जाएगा।
भारत सरकार के बजट आंकड़ों में दोस्तों, भारत सरकार के बजट आंकड़े में कुल व्यय में से गैर ऋण राजस्व प्राप्तियों को घटाने से राजकोषीय घाटा प्राप्त होता है। और सामान्यतः सरकार द्वारा अपने राजकोषीय घाटे को समाप्त करने के लिए बाजार से ऋण लिए जाते हैं, इसलिए सरकार द्वारा बाजार से लिए गए सकल ऋण को राजकोषीय घाटा कहा जाता है। तो एक प्रकार से सामान्य रूप से देखा जाए दोस्तों कि राजकोषीय घाटा सरकार के कुल व्यय में से गैर ऋण राजस्व प्राप्तियों को घटाने से प्राप्त होता है, और सरकार द्वारा राजकोषीय घाटे को समाप्त करने के लिए बाजार से ऋण लिया जाता है, और सरकार द्वारा बाजार से लिए गए सकल ऋण को राजकोषीय घाटा कहते हैं। अगला प्रश्न है, हाल के वर्षों में भारत सरकार के व्यय का सबसे बड़ा क्षेत्र क्या है? ऑप्शन है आपके रक्षा, सहायकी यानी सब्सिडी, ब्याज भुगतान या सामान्य सेवाएं। तो सही उत्तर है ब्याज भुगतान। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों, केंद्रीय बजट 2018-19 के अनुमानों के अनुसार करों और शुल्कों में राज्यों के हिस्से के अतिरिक्त राज्य सरकार के बजट व्यय का सबसे बड़ा भाग ब्याज के भुगतान में व्यय होता है, और इसके बाद केंद्रीय क्षेत्र की योजना में, केंद्र प्रायोजित योजनाओं में, रक्षा में और सब्सिडी में होता है। तो सबसे अधिक भारत सरकार के व्यय का सबसे बड़ा क्षेत्र ब्याज की अदायगी या ब्याज का भुगतान है। अगला प्रश्न है, 2018-19 के अनुमान के अनुसार भारत सरकार का धन प्राप्त करने का सबसे बड़ा साधन क्या था? तो सही उत्तर हो जाएगा ये वस्तु और सेवा कर यानी जीएसटी से सरकार को सर्वाधिक आय प्राप्त हो रही है। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सामान्यतः भारतीय संसद में वित्त बजट प्रस्तुत करता है? ऑप्शन है आरबीआई गवर्नर, बजट मंत्री, वित्त मंत्री या वित्त सचिव। तो सही उत्तर है फाइनेंस मिनिस्टर। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों, वित्त बजट सार्वजनिक आय और व्यय का सरकारी दस्तावेज है जो एक वित्तीय वर्ष के लिए होता है, और ये सामान्यतः देश के वित्त मंत्री द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। और बजट में विगत वर्ष की उपलब्धियों और चालू वित्त वर्ष के आय और व्यय संबंधी वास्तविक और संशोधित अनुमान शामिल होते हैं। दोस्तों, 2017-18 से संसद में बजट प्रस्तुत करने की तिथि 28 फरवरी से बदलकर 1 फरवरी कर दी गई है। अगला प्रश्न है, भारत में निम्न में से किस क्षेत्र में कार्यरत श्रमिकों की संख्या अधिकतम है? विनिर्माण, कृषि, आईटी या सेवा? तो सही उत्तर है कृषि क्षेत्र में। दोस्तों, कृषि क्षेत्र में संपूर्ण कार्यरत जनसंख्या का लगभग 50% भाग नियोजित है, और जबकि कृषि का योगदान सकल घरेलू उत्पाद में केवल 15 से 18% है। अगला प्रश्न है, राजस्व व्यय और राजस्व प्राप्ति में अंतर को क्या कहा जाता है? तो सही उत्तर है राजस्व घाटा। दोस्तों, रेवेन्यू डेफिसिट जो होता है राजस्व व्यय और राजस्व प्राप्ति से अधिक हो जाए अगर जो, तो उसे राजस्व घाटा कहते हैं। और राजस्व प्राप्तियों के अंतर्गत कर राजस्व प्राप्तियां और गैर कर राजस्व प्राप्तियां दोनों शामिल हैं, जबकि राजस्व व्यय में पूंजीगत व्यय को छोड़कर अन्य सभी व्यय शामिल होते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, यहां पर आप देख सकते हैं प्राथमिक घाटा या प्राइमरी डेफिसिट किसे कहते हैं? तो सही उत्तर है प्राइमरी घाटा प्राथमिक व्यय और प्राथमिक प्राप्तियों में अंतर को कहा जाता है। तो देखिए, प्राइमरी घाटा प्राथमिक व्यय और प्राथमिक प्राप्तियों के मध्य अंतर है, और प्राथमिक व्यय में गैर ऋण व्यय को शामिल किया जाता है, जबकि प्राथमिक प्राप्तियों में गैर ऋण प्राप्तियां शामिल होती हैं। तो इसके बाद आइए अब देखते हैं दोस्तों राजकोषीय नीति और बजट के बाद अब देखते हैं भुगतान संतुलन से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को। ई व्यापार का अर्थ क्या होता है दोस्तों, आपको बताना है। ई व्यापार यानी ई कॉमर्स। तो सही उत्तर है दोस्तों, ई कॉमर्स जो है ये इंटरनेट द्वारा किए जाने वाले व्यापार को कहा जाता है, और इसमें एक राष्ट्र की सीमाओं के भीतर अथवा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ये दोनों कार्य करता है। इसके प्रमुख उदाहरणों में अमेजन, फ्लिपकार्ट और इस जैसी कई सारी कंपनियां शामिल हैं। अगला प्रश्न है, भुगतान संतुलन या बैलेंस ऑफ पेमेंट में निहित है क्या? दृश्य व्यापार, अदृश्य व्यापार, ऋण और उपर्युक्त सभी? तो सही उत्तर है दोस्तों उपर्युक्त सभी। भुगतान संतुलन के अंतर्गत कृषि और औद्योगिक वस्तुओं के निर्यात, सेवाओं के निर्यात को छोड़कर, कृषि और औद्योगिक वस्तुओं का आयात, सेवाओं के आयात को छोड़कर, और व्यापार शेष और अदृश्य व्यापार शेष को शामिल किया जाता है। और इस तरह से भुगतान संतुलन के अंतर्गत किसी अर्थव्यवस्था या देश का शेष विश्व के साथ सभी प्रकार के मौद्रिक लेन देन का लेखांकन दर्ज किया जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, अवमूल्यन का अर्थ क्या होता है? ऑप्शन है वस्तुओं और सेवाओं के मूल्यों में कमी, अन्य देशों की मुद्राओं के संदर्भ में देश की मुद्रा के मूल्य में कमी करना, मुद्रास्फीति में वृद्धि या राष्ट्रीय चरित्र में ह्रास। तो सही उत्तर है ऑप्शन बी, अन्य देशों की मुद्राओं के संदर्भ में देश की मुद्रा के मूल्य में कमी करना अवमूल्यन कहलाता है। और अवमूल्यन स्थिर विनिमय दर प्रणाली के अंतर्गत आता है। इसका तात्पर्य किसी देश की मुद्रा के मूल्य में अन्य देशों की मुद्रा के सापेक्ष कमी करना होता है, और ये संरक्षणवादी मौद्रिक नीति का उपकरण होता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा एक मुद्रा के अवमूल्यन का प्रभाव नहीं है? इससे आयातकर्ता देश में मुद्रा अस्फीति होती है,
इससे निर्यातकर्ता देश में मुद्रा अस्फीति होती है, इससे निर्यातकर्ता देश में मुद्रा अधिकृत होती है और इससे आयातकर्ता देश में मुद्रा अवमूल्यन होता है। तो इसमें पूछा गया है कि कौन सा मुद्रा के अवमूल्यन का प्रभाव नहीं है, तो सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। इससे आयातकर्ता देश में मुद्रा अस्फीति होती है, ये दोस्तों मुद्रा के अवमूल्यन का प्रभाव नहीं है, क्योंकि मुद्रा के अवमूल्यन से आयातकर्ता देश में या इंपोर्टर में मुद्रा अस्फीति नहीं होती है, क्योंकि देश में आयातित वस्तुओं की कीमत बढ़ने के कारण कीमत स्तर में वृद्धि होती है, जिससे आयात में कमी आती है और निर्यात सस्ता होने के कारण निर्यात में वृद्धि होती है। अगला प्रश्न है दोस्तों सुपर 301 यानी सुपर 301 किससे संबंधित है? ऑप्शन है अंतर्राष्ट्रीय संधि, परमाणु विस्फोट, मानवाधिकार या मुक्त व्यापार में अवरोध। तो सही उत्तर है ऑप्शन डी, मुक्त व्यापार में अवरोध। दोस्तों सुपर 301 या स्पेशल 301 अमेरिकी व्यापार और प्रतिस्पर्धा अधिनियम 1988 की एक धारा है, जिसके अंतर्गत अमेरिका के द्वारा किसी भी देश के विरुद्ध आर्थिक कार्रवाई की जाती है और इसे WTO की मुक्त व्यापार नीति के विपरीत माना जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों विदेशी संस्थाओं के द्वारा भारतीय कंपनियों के शेयर और बांड खरीदने को क्या कहा जाता है? तो सही उत्तर है पोर्टफोलियो निवेश। दोस्तों यदि विदेशी संस्थाओं द्वारा भारतीय कंपनियों के शेयर और बांड खरीदा जाता है तो इसको पोर्टफोलियो निवेश कहते हैं और इसके अंतर्गत निवेशकर्ता को कंपनी के निदेशक मंडल में शामिल नहीं किया जाता है, क्योंकि इसमें निवेशक की भागीदारी कंपनी के संपूर्ण शेयर के 10% से भी कम होती है। अगला प्रश्न है देखिए निजी निवेश को कहा जाता है क्या? स्वायत्तपूर्ण निवेश, विदेशी संस्थागत निवेश, विदेशी प्रत्यक्ष निवेश या प्रेरित निवेश। तो सही उत्तर है निजी निवेश को प्रेरित निवेश कहा जाता है, क्योंकि प्रेरित निवेश आय और अर्थव्यवस्था की समृद्धि से प्रभावित होता है और किसी अर्थव्यवस्था में निजी निवेश का अर्थ उन पूंजीगत संपत्तियों से निवेश से है जो उत्पादन में सहायता करती हैं और यह पूर्णतः आय और अर्थव्यवस्था की समृद्धि पर निर्भर होता है। अगला प्रश्न है दोस्तों किसी देश का अन्य देशों के साथ मौद्रिक विनिमय के वार्षिक विवरण को क्या कहा जाता है? ऑप्शन है व्यापार संतुलन, मौद्रिक प्राप्ति संतुलन, भुगतान संतुलन या बैलेंस शीट। तो सही उत्तर है ऑप्शन सी, किसी देश के अन्य देशों के साथ मौद्रिक विनिमय का वार्षिक विवरण भुगतान संतुलन कहलाता है और भुगतान संतुलन किसी देश के अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक संव्यवहार का विवरण होता है। अगला प्रश्न है दोस्तों भारत का भुगतान संतुलन ठीक किया जा सकता है किस तरह से? घरेलू मुद्रा के अवमूल्यन द्वारा, निर्यात को बढ़ाकर, आयात प्रतिस्थापन के द्वारा या उपर्युक्त सभी। तो सही उत्तर है ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी विधियों द्वारा भुगतान संतुलन को ठीक किया जा सकता है, क्योंकि घरेलू मुद्रा के अवमूल्यन से अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में लाभ होता है। इस प्रकार आयात को निर्यात से प्रतिस्थापित करके और निर्यात बढ़ाकर भुगतान संतुलन को ठीक किया जा सकता है। और इसके लिए जो अन्य विधियां हैं, निर्यात बढ़ाकर, आयात पर प्रतिबंध लगाकर, आयात प्रतिस्थापन या विदेशी मुद्रा विनिमय पर कोटा लगाकर बैलेंस ऑफ पेमेंट को दूर किया जा सकता है या बैलेंस ऑफ पेमेंट को ठीक किया जा सकता है। जो डिसबैलेंस हो जाता है उसको समाप्त किया जा सकता है। अगला प्रश्न है दोस्तों मुद्रा के अवमूल्यन का परिणाम क्या होता है? ऑप्शन देखिए निर्यात में वृद्धि और भुगतान संतुलन में सुधार, निर्यात में वृद्धि और विदेशी मुद्रा भंडार में कमी, आयात में वृद्धि और भुगतान संतुलन में सुधार, आयात निर्यात में वृद्धि। तो सही उत्तर है मुद्रा के अवमूल्यन से दोस्तों निर्यात में वृद्धि और भुगतान संतुलन में जो है सुधार होता है, क्योंकि मुद्रा के अवमूल्यन से किसी देश की घरेलू मुद्रा का मूल्य कम होता है और इससे आयात की लागत बढ़ जाती है और निर्यात को प्रोत्साहन मिलता है। अगला प्रश्न है सरकार निम्नलिखित में से किसे बढ़ावा देने के लिए मुद्रा का अवमूल्यन करती है? ऑप्शन है राष्ट्रीय आय, अंतर्राष्ट्रीय साख, निर्यात और बचत। तो सही उत्तर है ऑप्शन सी, निर्यात। दोस्तों देखिए सरकार निर्यात को बढ़ावा देने के लिए मुद्रा का अवमूल्यन करती है। इससे क्या होता है कि स्थिर विनिमय दर व्यवस्था में केंद्रीय बैंक अपने देश की मुद्रा का अवमूल्यन करता है, जिससे देश के निर्यात को प्रोत्साहन मिलता है और इससे देश के व्यापार घाटे को कम करने और भुगतान संतुलन को स्थिर बनाए रखने में सहायता मिलती है। अगला प्रश्न है दोस्तों भारत में कब से रुपया चालू खाते पर पूर्ण रूप से परिवर्तनीय हो गया था? ऑप्शन है 2000, 2001, 1994 या 1999। तो सही उत्तर है ऑप्शन सी, 1994 से। दोस्तों 1994 से रुपए को चालू खाते पर पूर्ण परिवर्तनीय बना दिया गया और इसका अर्थ है वस्तुओं और सेवाओं के आयात निर्यात पर घरेलू मुद्रा की बाजार नियंत्रित परिवर्तनीयता पर कोई प्रतिबंध न होना। दोस्तों पूंजी खाते में पूर्ण परिवर्तनीयता के लिए एक कमेटी बनाई गई थी जिसको तारापोर समिति कहा जाता है।
अगला प्रश्न और इस वीडियो का आखिरी प्रश्न है कि अस्थिर विनिमय दर को और क्या कहा जा सकता है। ऑप्शन है लचीली विनिमय दर, स्थिर विनिमय दर, वास्तविक विनिमय दर या नियंत्रित विनिमय दर। तो सही उत्तर है ऑप्शन ए लचीली विनिमय दर। दोस्तों, जब विनिमय दर जो होता है बाजार की शक्तियों द्वारा निर्धारित किया जाता है तब उसे अस्थिर या लचीली विनिमय दर कहते हैं, और जब विनिमय की दर को किसी देश की सरकार द्वारा नियंत्रित किया जाता है तो इसे नियंत्रित विनिमय दर कहा जाता है। तो दोस्तों ये श्रृंखला आपको कैसी लग रही है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।